झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से एक मौका दिया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर के पद के लिए, जिसका अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 रखा गया है तथा विज्ञापन संख्या आप यहाँ दाहिने साइड कॉर्नर पे दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं 424 जो कि है। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 170 है, जिसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग किया गया है। जैसे अनरिजर्व के लिए 79 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 47 है, ईबीसी के लिए 15 है और बीसी2 के लिए 12 है। ये पोस्ट जो है लेवल 6 के अंतर्गत आता है, पे ग्रेड 42, और जिसका पे बैंड होता है 9300 टू 34,800 तक। ठीक है, इसका नेचुरिटी जो होता है वो परमानेंट है और ये गजेटेड पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है ग्रेजुएट होना चाहिए। वो किस सब्जेक्ट में होना चाहिए वो आपका यहाँ दिया गया है, उसको देखिएगा। जैसे कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भशास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट, जो आपका शारीरिक समर्थता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए वो देखिएगा। वो कह रहा है कि पुरुष में जो एसटी पुरुष है उनके लिए 152.5 सेंटीमीटर रखा गया, और अन्य कैटेगरी एसटी छोड़ के जो अन्य कैटेगरी में आते हैं वो है 163 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार ऊंचाई जो महिला है एसटी में उसका 145 रखा गया, 145 सेंटीमीटर, और अन्य कैटेगरी में जो महिला है उसका 150 सेंटीमीटर रखा गया। और जो चेस्ट होता है सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ेगा। शारीरिक परीक्षण में जो पुरुष फिजिकल जो टेस्ट होता है उसमें पुरुष के लिए रखा गया है 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा आपको, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। और उसी तरह महिला के लिए रखा गया है 4 घंटे में 14 किलोमीटर। ये प्रैक्टिस का ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा ही है चलना, इसीलिए आप थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसका जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष रखा गया है, जिसका रेफरेंस 1/8/2024 से लिया जाएगा। और इसका मैक्सिमम एज जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे ये निम्न प्रकार है, एक बार देख लीजिएगा। जैसे अनरिजर्व के लिए 35 ईयर्स, बैकवर्ड क्लास के लिए 37 ईयर जो कि मेल कैंडिडेट है, और फीमेल के लिए 38 ईयर, और एसटी और एससी मेल या फीमेल दोनों के लिए 40 ईयर, और ईडब्ल्यूएस जो होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला उसके लिए 35 ईयर रखा गया है। और जो एक सर्विसमैन होता है ईएसएम उसके लिए 5 साल रिलैक्सेशन है एज का। और इसका जो प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस वो टोटल 5 स्टेप में लिया जाएगा, जो इस प्रकार है। एक एक करके आप इसमें हम बता रहे हैं, आप गौर फरमाइएगा। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य लिखित परीक्षा, तीसरा शारीरिक परीक्षण, और चौथा साक्षात्कार, और पांचवा चिकित्सीय परीक्षण। इनमें से अगर आप किसी एक में भी डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, इसीलिए आप इनमें से कोशिश करोगे कि सब निकल जाए। अब उसका अलग अलग टॉपिक वाइज दिया गया है। पहला प्रारंभिक परीक्षा में जो रहेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है इसमें साफ तौर पे 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए सामने 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में। नेक्स्ट एग्जाम के लिए यानी मुख्य परीक्षा के लिए 10 गुना जितना भी वैकेंसी है, जैसे 170 वैकेंसी है उसका 10 गुना 1700 कैंडिडेट को आपको इसमें से सिलेक्शन होगा प्रारंभिक परीक्षा में। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो टॉपिक वाइज है वो इस तरह से दिया गया है, एक बार देखिए तो क्वेश्चन के साथ में दिया हुआ कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रहेंगे। जैसे भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 20 क्वेश्चन, भारत एवं विश्व का भूगोल से 20 क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से 20 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से 20 क्वेश्चन, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से 30 क्वेश्चन, राज्य, देश और विश्व की महत्वपूर्ण घटना जो है उससे 20 क्वेश्चन, और सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन का रहेगा। मुख्य परीक्षा में आप देखिए क्या रहेगा, ये हो गया आपका प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा में, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे इसमें सारे। आपको 150 क्वेश्चन जो है वो टोटल 2 घंटे में पूरा करना होगा। जो 150 क्वेश्चन है उसको टोटल 2 घंटा में पूरा करना होगा। 2 घंटा समय दिया जाएगा 150 क्वेश्चन के लिए। वो हो गया आपका प्रीलिम्स। अब मेन एग्जाम के लिए आप एक बार देखिएगा, मेन एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप होगा, ये लिखित एग्जाम होगा न कि वस्तुनिष्ठ।
इसको देखिए, इसमें ये भी अलग अलग टॉपिक वाइज किया गया है। जैसे आपका हिंदी और इंग्लिश जो है वो 50-50 अंक का रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग होने वाला है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर से इसको दिया, देखिए लिखा हुआ है कुल 100 अंक क्वालिफाइंग इन नेचर, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर से दिया गया है। ये इसका समय दिया गया टोटल 3 घंटा, और जो आप जिससे आपका मेरिट बनेगा वो टोटल 3 पेपर होता है। ये देखिए आपका 1 2 3 ये तीनों पेपर मिला के आपको मेरिट बनेगा। देखिए पहला सामान्य अध्ययन यानी जनरल अवेयरनेस, इससे आपको 100 क्वेश्चन रहेगा। ये 2 घंटा समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए। ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, इसमें लिखना पड़ेगा। और वैकल्पिक विषय ये टोटल 2 पेपर में लिया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2, जो कि 200 अंक का रहेगा। ठीक है, इसमें दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टोटल 3-3 घंटा समय दिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आप देखिएगा इंटरव्यू, साक्षात्कार। साक्षात्कार आपके लिए 50 नंबर का अलग से रखा गया है, और ये टोटल जो है टोटल 550 नंबर का रहेगा। टोटल मिला के 550 नंबर का रहेगा, और इसी 550 नंबर में से आपको मैक्सिमम लाना है ताकि आप मेरिट बना सको, ना कि वो हिंदी और इंग्लिश छोड़ के आपको लाना है। हिंदी और इंग्लिश जोड़ना नहीं है, हिंदी और इंग्लिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए दिया गया है। अब आगे देखिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, इसको भी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में खुल के सारे चीज़ लिखा हुआ है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया वो चीज़ पॉइंट में नोट करके लिखा हुआ है। वही चीज़ मैंने बताया कि जो 3 पेपर है उसमें से तीनों जोड़ के ही आपको मेरिट बनाया जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर से होगा। अब आगे देखिए कि जो आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगा उसमें से टॉपिक वाइज क्या क्या है, टॉपिक वाइज अलग अलग किया गया है। सामान्य अध्ययन यानी जनरल अवेयरनेस से क्या क्या रहेगा, 100 अंक नंबर का रहेगा ना, तो वो क्या क्या रहेगा वो चीज़ को आप देखिएगा। इसमें से पहला है भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, तीसरा है भारतीय राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, चौथा है झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप झारखंड का एग्जाम देने जा रहे हैं। और नेक्स्ट है राज्य, देश एवं विश्व की घटनाएँ, और एक आखिरी चैप्टर बचता है वो है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। ठीक है, आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉइंट नंबर 4, जो कि झारखंड से रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है कि उसी में से कैंडिडेट मार खा जाता है। नेक्स्ट तो बता ही दिए थे कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो 50-50 नंबर का है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर से। और इसका जो है अलग अलग जो 50 है उसमें से किसका कितना रहेगा वो चीज़ आगे देखिए। यहाँ पे लिखा गया है कि हिंदी में जो है निबंध 20 रहेगा, 20 नंबर का, संक्षेपण 10 नंबर का रहेगा, और व्याकरण 20 नंबर का रहेगा। उसी प्रकार इंग्लिश में एसे जो है 10 नंबर का रहेगा, कंप्रिहेंशन 20 नंबर का, और ग्रामर 20 नंबर का रहेगा। ये दोनों को एक बार देखिए, ये अगर आप हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको फिर मेरिट के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, इसीलिए इसको हल्के में नहीं ले। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो अगर आप ये दोनों में से किसी एक में भी डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपके जो अगला पेपर है उसका जोड़ नहीं मिलेगा। ये सारे सब्जेक्ट है जिसमें से कि आप ग्रेजुएट हो। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के कितना होना चाहिए, यहाँ कैटेगरी वाइज किया गया है। पहला अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 BC2 के लिए 36.5%, इतना आपको मिनिमम मार्क्स लाना ही लाना है। नेक्स्ट OBC 1 के लिए आप 34%, ST और SC के लिए, और फिर महिला वर्ग के लिए, महिला वर्ग किसी भी कैटेगरी का हो, ST SC पुरुष या मेल या फिर महिला में से किसी भी कैटेगरी का, उसका मिनिमम क्वालिफाइंग रखा गया है 32%। आदिम जनजाति जो होता है, आदिम जनजाति आप जानिए रहे हैं किसको बोला जाता है, उसका 30%। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि EWS है, आदिम जनजाति, दैट मीन्स हो गया आपका हो, कोरबा, ये सब आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। और EWS जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका मिनिमम क्वालिफाइंग रखा गया है 40%। और इंटरव्यू में आपका तो बता ही चुके हैं कि टोटल 50 नंबर का होगा, उसमें से आप मैक्सिमम लाने का कोशिश कीजिएगा। और ये सारे चीज़ भी मैं बता ही चुका हूँ, फिजिकल क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपके क्या रहेगा आपके पास तो आप एलिजिबल हो, वो भी इस पॉइंट पे लिखा हुआ है। और क्वालिफाइंग के लिए क्या करना है वो सारे इस पॉइंट पे लिखा हुआ है। मेडिकल में फेल हैं तो आप पूरे फेल हैं, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, और कुछ बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है।
अब ये बता रहा है कि आरक्षण का लाभ कौन ले सकता है। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी ही ले सकता है। देखिए पॉइंट नंबर यहाँ देखिए 9, इसमें कहा गया है कि जो झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी है उसी को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और उसके लिए आरक्षण के लिए आपको क्या जरूरी है, तो झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ को देख लीजिएगा। और एक चीज़ और है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा कि जो आप पढ़ने के लिए जाति आय आवासीय बनवाए थे वो नियोजन काम के लिए यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होता है। और यही चीज़ ये पॉइंट नंबर 9 का बी में लिखा हुआ है। देखिए शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी जाति आय और संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। ये चीज़ आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ये नियोजन से ही बना होना चाहिए, न कि शैक्षणिक तौर पे, ठीक ना। और इसके लिए ये किस अधिकारी से बना हुआ होना चाहिए वो आप 9 का डी में अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है, सारे अधिकारी को एक एक करके आप देख सकते हैं आपका कहाँ का बना हुआ है। कम से कम अंचल अधिकारी, जिसको हम लोग सीओ बोलते हैं, सर्कल ऑफिसर, वहाँ का बना हुआ होना चाहिए, वो भी एलिजिबल है। और ऊपर आप डीसी तक बना सकते हैं, उपायुक्त, वो भी एलिजिबल है। जाति प्रमाण पत्र आपको इंटरव्यू के दौरान लाना जरूरी है, ये पॉइंट में लिखा हुआ है। और जाति प्रमाण पत्र किनके पास से बना हुआ होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो कभी कभी आप जाओगे तो एसडीओ साहब वाला नहीं चलेगा, वहाँ से आपको डीसी साहब के मांगा जाएगा। इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये कौन अधिकारी का चलेगा कौन अधिकारी का नहीं चलेगा, क्योंकि आप फिर बाद में परेशानी में पड़ सकते हो। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट होता है या पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट होता है, उसको नॉन क्रीमी लेयर जो एक सर्टिफिकेट बनाना होता है, वो कहाँ से बनेगा और कैसे बनेगा वो यहाँ बताया गया है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। और उसका जो फॉर्म है, और फॉर्म तो वो झारखंड सरकार अपने फॉर्मेट देती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट इसमें काम नहीं करता है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है, जिनको ईडब्ल्यूएस में आरक्षण चाहिए होता है, उसके लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट आप आय एवं संपत्ति का जो सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ से बनवाइएगा और कौन अधिकारी वाला चलेगा, वो आपका इस पॉइंट पे दिया गया, इसको आप देख लीजिए। और जो स्पोर्ट कोटा होता है, स्पोर्ट कोटा में आप लोग को पता ही होगा कि स्पोर्ट कोटा में आरक्षण दिया जाता है, वो किसके लिए एलिजिबल है वो भी यहाँ दिया गया है। आप इस पॉइंट को देखिए, पॉइंट नंबर 10 में 1 2 3 करके दिया गया है, उसको देखिए एक बार कि पहला वैसा कैंडिडेट जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार का मेडल प्राप्त किया हुआ, देखिए पॉइंट नंबर 1। और दूसरा कहता है कि भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, इसमें यह भी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्रथम स्थान होना आवश्यक है। नेक्स्ट है जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मांगता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होना जरूरी है, बिना वर्ल्ड रिकॉर्ड का आप एलिजिबल नहीं हो आरक्षण के लिए। और यही चीज़ मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि स्टेट गवर्नमेंट का जो जाति आय आवासीय या अदर कोई भी सर्टिफिकेट हो उसका अलग फॉर्मेट होता है। ये बोल रहा है कि सेंट्रल फॉर्मेट नहीं चलेगा, देखिए लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 11 में। पॉइंट नंबर 11 में सारे कुछ वही चीज़ लिखा हुआ है, आप एक बार अच्छी तरह से देखिए, सब कुछ 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 तक में सिर्फ वही चीज़ लिखा हुआ है जो कि मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया कि इसमें क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, किसके पास से बना हुआ होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, ये सारे कुछ इसमें लिखा हुआ है, यही मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया। और आपका 12 नंबर कह रहा है, पॉइंट नंबर 12, कि जो कदाचार होता है, मिसकंडक्ट जो जानते हैं ये आप आजकल लगभग सब एग्जाम में तो वही कदाचार ही, कदाचार दैट मीन्स पेपर लीक, चोरी, यही जो होता है ना उसी को कदाचार बोला जाता है। वैसा कैंडिडेट के ऊपर कार्रवाई या विरुद्ध, उसके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई किया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 12 में सिर्फ और सिर्फ उसी का जिक्र है, पूरे पॉइंट नंबर 12 में सिर्फ उसी का जिक्र है। आप एक एक करके तो मैं उसको पढ़ नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़ा समय को भी देखते हुए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे कैंडिडेट जिसको यूपीएससी निरस्त कर दिया है उसके लिए आप इस परीक्षा में एलिजिबल नहीं रहोगे, ये चीज़ पॉइंट नंबर 13 का 2 में लिखा हुआ है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है जिन्हें लोकसभा आयोग से या किसी राज्य लोकसभा आयोग से अलग किया गया है उसमें आप, और वैसे कैंडिडेट को इसमें बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन फ़ी जो है, फॉर्म फ़ी, वो कितना और किस माध्यम से आपको देना है और कितना देना है। परीक्षा जो शुल्क है वो आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं,
14 का 1 में लिखा हुआ है। और फी कितना है, तो जनरल ओबीसी के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपया प्लस 600 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी है, और बैंक चार्ज अलग से 600 और बैंक चार्ज आपको देना होगा। किसके लिए, तो जनरल और BC1 BC2 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 600 रुपया पूर्ण रूपेण देना पड़ेगा, प्लस बैंक चार्ज जो भी लेगा वो अलग से देना होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, परीक्षा शुल्क में किसको छूट दिया जाएगा, किसको कम देना है पैसा एग्जामिनेशन फ़ी के लिए, वो देखिए ST SC तो आपको पता ही है, ST SC को कम ही देना पड़ता है, उसको मात्र 150 रुपया देना पड़ेगा, प्लस बैंक चार्ज उसमें भी अलग से ही लगेगा। और दूसरे राज्य माने दूसरा राज्य का जो भी है, दूसरे राज्य का जो कैंडिडेट है जो ST SC या ST SC या फिर जो भी परीक्षा शुल्क में रियायत चाहते हैं, रियायत दैट मीन्स छूट चाहते हैं, वो अगर भरते हैं छूट के लिए या कम फी देते हैं तो उसका एप्लीकेशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, उसका अभ्यर्थिता समाप्त, कैंडिडेचर भी समाप्त किया जाएगा। इसीलिए वैसे कैंडिडेट वो छूट वाला कॉलम पे नहीं भरें, वो जनरल से भरें जो कि दूसरे राज्य से हैं या यूनियन टेरिटरी से आते हैं। और एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो अप्रतिदेय रहेगा, दैट मीन्स नॉन रिफंडेबल। अब यहाँ टर्म एंड कंडीशन लागू किया गया है। 15 पॉइंट नंबर आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, ये एक एक करके पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जान ही रहे हैं अभी समय का अभाव है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको कैसे फॉर्म को फुलफ़िल करना है, कैसे भरना है, किस वेबसाइट पे जाएंगे, ये सारे चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कत होता है तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकते हैं, और टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, आप उससे भी मदद ले सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी से रिलेटेड किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए अलग हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसके लिए भी आप अलग से बात कर सकते हैं। और वैसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई अदर सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो भी भर रहे हैं, उसके लिए एक NOC होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिखाना होगा। पॉइंट नंबर ढ वही बोल रहा है। ये सारे पॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड है। ये सारे चीज़ को आप फिल करने से पहले पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा वो यहाँ 9 में दिया गया, पॉइंट नंबर 14 का 9 में। इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है वो चीज़ आपका 14 का प में दिया गया। ये सारे पॉइंट को अलग अलग आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आप फॉर्म फिल करेंगे। और ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ये भरा जा रहा है आपका, आवेदन का तिथि जो है 29 जुलाई से 10 अगस्त तक, 10 अगस्त शाम 5 बजे तक रखा गया है। ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका था, वीडियो का स्टार्ट में ही। 5 बजे के बाद फिर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होने से वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और इसका जो गेटवे है, पेमेंट गेटवे, वो 1 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक ही खुला रहेगा। अब किसी भी तरह का अगर डेट में एक्सटेंशन होता है तो मैं आपको उसका भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और अगर आप किसी भी तरह का कोई और माध्यम से आवेदन बोर्ड को भेजते हैं, अपना एप्लीकेशन बोर्ड को भेजते हैं ऑफलाइन प्रोसेस से, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके लिए भी आप खुद ही जिम्मेवार रहोगे, इसीलिए इस तरह का गलती नहीं करेंगे आप। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और सारे डिटेल दूसरे जॉब के बारे में बताऊंगा। इसी तरह का और भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, नमस्कार।